वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने भी आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले बार आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर 2021 में हुआ था। पिछले साल के पेपर लगाने से आपको ये फायदा होता है कि आपको लेवल और पैटर्न मालूम चलता है, और रेलवे के ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि पिछले साल का एनटीपीसी का सीबीटी 1 का आप लोग पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपके लिए सबसे पहले जो है 40 क्वेश्चन की जीके और जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो कराया हुआ है, ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जीके और जीएस सीरीज का, तो उसे आप लोग प्ले में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा और प्रयास कीजिए कि आप इन 40 क्वेश्चनों में से क्या 25 से 30 क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है किस गैस की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे मेन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अगर पौधे को मिल गया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और पर्णहरिम, अगर पौधे के पास ये दोनों चीज़ें हैं तो पौधा भोजन बना लेता है। क्या बनाता है? C6H12 और O6, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा तत्व और बनते हैं वो पानी बनता है और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो निकलती है उसे हम प्राणी लोग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य गैस आवश्यकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो जो मिले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का आपको नाम बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिसेफ आप जानते हैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम आयु के आपसे पूछा गया है कि सद्भावना राजदूत कौन है, तो सही ऑप्शन होगा मिली बॉबी ब्राउन, ठीक है। ये ब्रिटिश अभिनेत्री हैं और 2018 में इन्हें जो है यूनिसेफ का सबसे कम उम्र वाला राजदूत बनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी 2004 की पैदाइश है और 2018 में बन गई थी, मतलब 14 साल की उम्र में ही यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत बन गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। तो यूनिसेफ काम क्या करता है? यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, और मिली बॉबी ब्राउन जो थी वो बच्चों के अधिकार एवं युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे थे, उनको जागरूकता फैलाती थी, इसलिए इन्हें राजदूत बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो जो अकुशल श्रमिक हैं उनके प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, या विदेश जाना, या प्रदेश को छोड़ देना, समझ गए। तो अकुशल श्रमिक का क्या कारण है? देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, कृषि ही एकमात्र रोजगार का साधन होती है ग्रामीण इलाकों में, और कृषि जो है सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। तो जो कुशल होगा वो तो कहीं ना कहीं पर काम कर लेगा, लेकिन जो अकुशल होगा उसे क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। किस कारण से? निर्धनता के कारण से। तो गरीब भी है, निर्धन भी है और अकुशल भी है, इसलिए कहीं ना कहीं पर वो बाहर जाने का प्रयास करता है, मजदूरी करने का प्रयास करता है। तो मेन जो कारण है अकुशल श्रमिक के प्रवास का, छोड़ने का, प्रदेश छोड़ने का, विदेश जाने का, वो निर्धनता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, अब 2023-24 वाला हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि 20 तो पुराना हो गया। अब आपको बताना है स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है इंदौर तो लगातार बना हुआ है पहले स्थान पर, और अभी इंदौर और सूरत, इन दोनों को पहला स्थान दिया गया है, समझ गए। इन दोनों को ही पहला स्थान मिला है अब की बार की जो रैंकिंग आई है, और दूसरा स्थान हमारा खाली हो गया क्योंकि 2 सिटी इसके अंतर्गत आ गई हैं। तो डायरेक्ट अब तीसरा स्थान दिया गया है नवी मुंबई को। तो नवी मुंबई हमारा तीसरे स्थान पर हो गया।
और चौथे स्थान पर विशाखापत्तनम है और 5वें स्थान पर भोपाल है। तो मेन आपके से 2 ही 3 पूछेगा। तो पहले और दूसरे, पहले स्थान पर ये दोनों हैं, तो इन्हें आप पहला दूसरा नहीं करेंगे, दूसरा स्थान इसने खाली कर दिया है क्योंकि 2 आपके हो गए ना, इंदौर और सूरत, तो दूसरा स्थान खाली है। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई आ गया है। तो लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो हैं पहले स्थान पर इंदौर और सूरत होंगे, तो यही आपसे पूछ सकता है। तो और पुराने आंकड़े के अनुसार द्वितीय स्थान पर सूरत था और प्रथम स्थान पर इंदौर था। तो इस तरह से हम आपको करंट अफेयर अपडेट भी कराते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पूछा है आपसे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ पर है? ये आपका रूस में पड़ता है। ये सबसे लंबा है क्योंकि ये पूरब से लेकर के पूरा आपका पश्चिम तक जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक है। ये कितने किलोमीटर का पूरा रेल मार्ग है? 4338 किलोमीटर का है। 9438 किलोमीटर का ये पूरा रेल मार्ग है, जो कि पूरब से पश्चिम मतलब राजधानी को एक छोर से रूस के दूसरे छोर तक जोड़ता है। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर एक ट्रेन यहाँ पर से पहले दिन चलती है तो वो इस पूरे एरिया को 7 दिन में जा करके कवर करती है। तो इतना बड़ा ये रेल मार्ग है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे रंगभूमि हो गई, ये भी प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की कई रचनाएं आपके एग्जाम पूछी जाती हैं। कर्मभूमि, गोदान गबन तो आपको याद ही होंगी, प्रेमाश्रम, ये मैं ऐसी रचनाएं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। गोदान गबन तो आपको याद है। निर्मला याद रखिएगा, प्रेमचंद की ही रचना है। पूस की रात बहुत बार पूछी जाती है, पूस की रात। इसके बाद ईदगाह पूछी जाती है आपके एग्जाम में। शतरंज के खिलाड़ी, इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा रचनाएं जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद की आपको याद करके चलनी है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सेवा सदन। कामायनी की बात कर लेते हैं। कामायनी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यम लिखा गया है, मेरे हिसाब से इसे यामा करता तो ये महादेवी वर्मा की रचना हो जाती, यामा। ठीक है, और चिदम्बरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो सबको आपको इसी प्रकार से याद करके चलना है, तभी आप आगे एग्जाम की तैयारी को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का आपको नाम बताना है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। ठीक है, और इन त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं आपकी, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें अलग अलग आपके नियम बताए गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है, वे कौन से पिटक हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा विनय पिटक में जो है वो भिक्षुओं संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अभिधम्म पिटक की। इसमें जो है वो नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है और निर्वाण संबंधी जो चर्चा है वो आपकी अभिधम्म पिटक में चर्चा की गई है। त्रिपिटक तो मतलब इन तीनों में आते हैं। सूक्त पिटक की बात कर लेते हैं। तो सूत पिटक या सूक्त पिटक जो है ये बौद्ध धर्म का, इसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जातक की कथाएं हैं और बुद्ध जी के प्रवचन हैं इसमें। ठीक है, तो तीनों को आप लोग देख लीजिएगा। तीनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि अभिधम्म पिटक में क्या है, सूक्त पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे एक साथ प्रदर्शित होते हैं? जैसे आपने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, अब उनके झंडे आपको लगाने हैं, तो भारत का झंडा कहाँ पर होगा ये डिसाइड करेगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 में बनाया गया था। तो भारतीय जो फ्लैग की स्थिति होगी वो दाहिने छोर पर होगी, मतलब दाहिने छोर पर भारतीय झंडा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद अन्य जो देशों के झंडे हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेट के आर्डर में लगाएंगे। कोई देश ए से है तो पहले ए वाले का, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, फिर डी वाले का,
इस प्रकार से हम लोग इस क्रम में उस पंक्ति में झंडों को रखेंगे। तो अन्य देशों का अल्फ़ाबेट के आर्डर में और अपने देश का दाहिने छोर पर हम लोग रखेंगे यदि अपने देश की बात करते हैं। और अन्य देशों में उनका नियम फॉलो होता है, कोई देश अपना झंडा सेंटर में रखता है, कोई देश लेफ्ट में रखता है, लेकिन ये पूछ रहा है इंडिया के अनुसार आपका फ्लैग कोड के अनुसार तो दाहिने छोर पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा, ठीक है। अगर सर्किल में बात करेगा, अगर हम सर्किल में झंडे को लगाते हैं तो सबसे पहले हम अपने देश का झंडा यहाँ पर लगा देंगे और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अन्य देशों के झंडे जो हैं उसे अल्फ़ाबेट कर आर्डर में हम लोग लगाएंगे, ABCD इस प्रकार से। तो इसे भी आपको दो तरह से याद करके चलना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट बहुत बार हुआ है, दाहिने छोर पर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। लॉ ऑफ मोशन पहला, दूसरा, तीसरा, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला विकल्प। गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने दूरदर्शी दिया था। और न्यूटन के प्रथम नियम को भी गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो एक बार आप लोग सुबह 10 बजे आकर के इसको ट्राई कर लिया करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को इस समय सही कर पा रहे हैं। वैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप बढ़ा बढ़ा कर भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग प्रयास कर लिया करिए कि आप इन सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आप क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सीरीज आपकी लगातार चलेगी, हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंडे टू आपका फ्राइडे तक ये 5 दिन लगभग सप्ताह में आपको ये सीरीज देने का प्रयास करें, जिसमें रेलवे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम से इस्तेमाल करते हुए शिविर की स्थापना किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 के समय जो है झांसी के पास हनुमान मंदिर में, ठीक है, हनुमान मंदिर में ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहा करते थे अंग्रेज़ों से बचने के लिए, क्योंकि उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार ढूंढा जा रहा था। तो ये भेष बदल करके वहाँ पर रह रहे थे और अपनी गतिविधियाँ, अपनी प्लानिंग जो है यही मंदिर से बनाते थे। तो वहाँ पर नाम चेंज किया था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। किसने चेंज किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वह कौन सी फंक्शन की है जो एडिट मोड में जाने पर मदद करती है? तो एक्सेल जो लोग जानते होंगे, जो लोग चलाए होंगे, तो फंक्शन की कितनी संख्या होती है? फंक्शन की टोटल 12 उनकी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग उनके काम होते हैं। तो एक बार आप लोग फंक्शन की जो है इसे देख लीजिएगा कि इसमें जो है F1 के क्या काम हैं, F2 के क्या काम हैं, F3 के क्या काम हैं। तो आपसे पूछ रहा है एडिट मोड के लिए ना, तो एडिट मोड के लिए F2 होता है। किसी फाइल को आपको एडिट करना है, एक्टिव सेल को, उस समय तो आपको अगर F2 दबा देंगे तो एडिट आप उसे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें F3 की, तो F3 का काम होता है पेस्ट, जो फार्मूला होता है उसको पेस्ट करने का काम जो होता है F3 का होता है। F7 का काम क्या होता है? जो स्पेलिंग चेकिंग होती है उसका काम होता है F7 का करने का। F5 जो होता है वो गो टू डायलॉग्स बॉक्स जो होता है वो F5 का कार्य होता है। तो आप लोग सभी को एक बार F1 से लेकर के F12 की लिस्ट देख लीजिएगा, उससे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये F2 जो है ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, यही क्वेश्चन रिपीट होता है, एडिट मोड पर जाने में कौन मदद करता है? तो F2, ठीक है। इसको तो आप लोग कम से कम दिमाग पर रखिएगा ही। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा डिगबोई में खोजा गया था। सूरमा घाटी से 1890 के आसपास सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया और 1904 में यहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी लगा दिया गया। तो वहाँ पर तेल निकलेगा भी और वहाँ पर से शोध करके हम अन्य जगहों पर भेज देंगे। भारत में लगभग 3 जगह पर हम लोग तेल निकालते हैं। एक तो आपका सूरमा घाटी डिगबोई से निकालते हैं, दूसरा आपका गुजरात से निकालते हैं, गुजरात अलंकेश्वर गुजरात से निकालते हैं, और तीसरा बॉम्बे हाई मुंबई से निकालते हैं। 3 जगह से हम लोग तेल को निकालते हैं, जितना भी तेल निकलता है। इसके बाद तेल शोधक कारखाने तो ढेर सारे भारत के पास हैं, वहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा असम का सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई होगा। किस घाटी से निकाला गया था? सूरमा घाटी से। नेक्स्ट देखिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है
भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम आपको बताना है। तो 17वां जोन जो है, अभी तो देखिए 18 जोन हो गए हैं, ठीक है, एक और जोन हो गया, इसे अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। 17वां जोन आपसे पूछा गया था, तो कोलकाता मेट्रो जो है 17वां जोन था। अभी 18वां जोन जो है वो आपका दक्षिण तटीय रेलवे जो है, ये 18वां जोन बन गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि कोलकाता मेट्रो कब चलाई गई थी, कोलकाता मेट्रो की स्टार्ट कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए जोन हमारे 18 हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड जो है, जो रेलवे भर्ती करता है, वो 21 भर्ती बोर्डों से आपकी वैकेंसी आती है। तो भर्ती बोर्ड 21 हैं, जोन हमारे 18 हैं, डिवीज़न हमारे 70 हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो 17वां आपने याद कर लिया, कोलकाता था। 18वां हो गया हमारा दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्राविड़ स्थापत्य शैली है? ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होगा। तो अगर हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तो भारत में 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। तो ऊपर से लेते हुए चलते हैं तो हिमालय से लेकर के विंध्य तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं वो नागर श्रेणी में बनते हैं। और इसके बाद विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक जो मंदिर हैं आपके, वे आपके वेसर शैली में बनते हैं। और कृष्णा नदी के नीचे दक्षिण के जितने आपके मंदिर हैं वे आपके द्राविड़ स्थापत्य कला में बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण भारत में किया जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा मंदिर जो है द्राविड़ स्थापत्य कला की शैली पर है? तो सही ऑप्शन होगा हम्पी। हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, ये कर्नाटक में आपकी पड़ती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर इसे बनाया गया था, पल्लवों ने इसे बनाया था। कर्नाटक के मंदिर हो गए, आंध्रा के, तमिलनाडु के, ये सभी आपके द्राविड़ स्थापत्य कला के ही मंदिर आपके जाने जाते हैं, ठीक है। दक्षिण के मंदिर ज़्यादातर आपको द्राविड़ कला के ही माने जाएंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, अभी जो आपका राम मंदिर बना है वो किस स्थापत्य कला में बना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, नागर शैली, वेसर शैली, द्राविड़ शैली। तो राम मंदिर जो बना है वो किस शैली में बना है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लिटमस विलियन से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है एक्चुअल में? तो एक्चुअल में ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो गया। अब जब लिटमस विलियन जो होता है वो एसिड और बेस को डिसाइड करता है, तो बेस को ब्लू कर देता है, बेस को ब्लू कर देता है और एसिड डाल देंगे तो इसका रंग जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड है तो इसका रंग जो है रेड हो जाएगा और बेस डालेंगे तो इसका रंग ब्लू हो जाएगा। एक्चुअल में इसका रंग जो है बैगनी रंग का होता है। और किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकेन जो है आपका ये कवक और शैवाल से मिलकर के बनता है। कवक और शैवाल जो हैं ये सहजीवी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो कवक का काम क्या होता है? जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, ये सब कवक देता है। क्योंकि कवक जो है भोजन नहीं बना सकता, इसके पास पर्णहरिम नहीं होता है। तो शैवाल क्या करता है? खाना बनाने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में इसके पास पर्णहरिम होता है। तो ये दोनों सहजीवी के रूप में होते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल का एक मिश्रण है, ठीक है। और लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और एक एग्जाम में आपके और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का जो है संकेतक भी लाइकेन है। जिस जगह पर वायु प्रदूषित होगी वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेगा। तो अगर लाइकेन है उस जगह पर तो समझ लीजिएगा वायु प्रदूषित नहीं है। अगर लाइकेन वहाँ पर से गायब हो गए हैं तो इसका मतलब वहाँ की वायु जो है प्रदूषित हो गई है, वहाँ पर लाइकेन पैदा नहीं होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार से घुमा करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट का पूर्ण रूप क्या है?
तो कोबाल आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज में कोबाल हो गई आपकी, फोर्ट्रान हो गई, बेसिक हो गई, पास्कल हो गई, इस प्रकार कई लैंग्वेज होती हैं। तो अभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, देख लीजिए फुल फॉर्म इसका, इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइएगा, इसलिए आपको पिछले साल के पेपर कराए जाते हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो पहला कब हुआ था? 18 मई 1974 को हमारा पहला परीक्षण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो पहला वाला हमारा 1974 में किया गया और दूसरा वाला 24 साल बाद 13 मई 1998 में। तो पहले वाले का नाम हमने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। आपसे यही पूछा जा रहा है कि पहले परमाणु परीक्षण का नाम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था, और दूसरे वाले को हमने नाम दिया था शक्ति 98 नाम दिया था, या फिर ऑपरेशन शक्ति भी कह सकते हैं इसे। तो दूसरे वाले का पूछे तो ऑपरेशन शक्ति या फिर शक्ति 98, और पहले वाले का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो पहले वाला यही पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था, तो पहला वाला इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था और दूसरा वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला हमने किस थ्योरी पर किया था, तो पहला हमने प्लूटोनिक पर किया था, प्लूटोनियम पर किया था। ठीक है, परमाणु परीक्षण, और दूसरा वाला हमने यूरेनियम पर किया था। इसे भी आप लोग एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा, इससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके पहले और दूसरे दोनों से। तो हमने पहला बता दिया आपका 1974 में और दूसरा वाला 1998 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इंडियन हाई स्कूल के छात्र की एक टीम द्वारा निर्मित पहले उपग्रह का नाम आपको बताना है जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे नासा ने लॉन्च किया है और इसका वजन जो था वो 60 ग्राम था, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। और ये 3D टेक्निक से बनाया गया था, तो इसका नाम रखा गया था कलाम सेट। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम जो है कलाम सेट रखा गया। वजन था 64 ग्राम, 3D टेक्निक से बनाया गया था और नासा ने इसे लॉन्च किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ये तो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है और सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे MG रनाडे। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। तो गांधी जी सबसे पहले जब आए थे भारत में 9 जनवरी 1915 को, तो डायरेक्ट ये आंदोलन करना चाहते थे। तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आप भारत को जानिए, क्योंकि अभी तक आप साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ पर आंदोलन किए हैं, तो वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में डिफरेंस है। पहले यहाँ के मुद्दे जानिए, पहले घूमिए, आश्रम बनाइए, वहाँ पर रहें, फिर साबरमती आश्रम में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें से तीसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? अभी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं ना, 2019 क्यों हम लोग जानेंगे? हम लोग जानते हैं 2023 और 24 की रैंकिंग जानते हैं, क्योंकि हमको आपको जो करंट अफेयर है उसको अपडेट करके बतानी है, जितनी अपडेट हो सकती है। तो अभी की रैंकिंग आप लोग बताइए कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो अभी लेटेस्ट रैंकिंग जो है 134 नंबर पर भारत है, और उस समय 2019 में जो था भारत 129वें स्थान पर था। तो 193 देशों में भारत की रैंकिंग जो है मानव विकास सूचकांक में वो 134वें स्थान पर है। समझ गए? अगर हम शीर्ष देश की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 1990 के दशक में पाक अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, जिन्होंने इसका निर्माण किया था UNDP के द्वारा। और इसमें 3 चीज़ें मेन रूप से देखी जाती हैं। तो मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ें हैं आपकी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय अच्छी है उसकी रैंकिंग उतनी बेहतर होती है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग अभी इसमें
ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि 193 देशों में 134वां स्थान मिला है लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है ना, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वाले पेपर में आ भी सकता है। तो ये 2019 का आंकड़ा था, मैंने आपको अपडेट करके बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब। पंजाब जो है अपनी खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। तो हम बात करेंगे अगर प्रति हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूज करता है, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब जो है 190 केजी उर्वरक का इस्तेमाल करता है। और भारत का एक औसत जो किसान है वो प्रति हेक्टेयर में 88 किलो यूज करता है, जबकि पंजाब का आंकड़ा यहाँ पर देखिए कि लगभग दुगने से ज़्यादा है ये। तो किस राज्य में उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत है, तो पंजाब राज्य हो जाएगा। पूरे देश का, पूरे भारत का 9% जो उर्वरक है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब अपनी खेती में डालता है अधिक उत्पादन के लिए। आपको मालूम है उर्वरक कितना नुकसान करते हैं। जैविक कृषि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे उत्पादन कम होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए जैविक कृषि काफ़ी बढ़िया होती है। उससे आपको इतना नहीं मिलेगा कि 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल, लेकिन इतना मिलेगा कि आपका शरीर रहेगा। और उर्वरक डालने से उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन आगे भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो इस समय पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा उर्वरक जो है इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन है ये। तो कंप्यूटर का जनक हम लोग मानते हैं चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन की खोज की थी, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन जो था वही मेन रूप अदा करता है कंप्यूटर के चलने में। तो एनालिटिकल इंजन भी आपके एग्जाम पूछता है किसने खोज की है, तो चार्ल्स बेबेज, इसीलिए इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। लंदन के निवासी थे ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं। तो नोबेल प्राइज कब मिला था कैलाश सत्यार्थी को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2014 मिला था। और क्वेश्चन आता है कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ मिला था, तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो थी उनके साथ में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो मलाला यूसुफजई को नारी शिक्षा के लिए मिला था और कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। तो सही ऑप्शन होगा हमारा इसका पहला वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने यहाँ जो भर्ती करती थी वो ज़्यादातर जो है अवध के क्षेत्र से भर्ती करती थी, जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार जितने थे वहाँ पर से अवध के क्षेत्र से भर्ती करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंपनी के अंदर। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, जो बंगाल की आर्मी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो अवध के क्षेत्र से ले करके बनाई थी। तो हम लोग नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको कहते हैं, अवध को कहते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आपका आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। अभी आंकड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। ये 2021 का 22 का आंकड़ा था, अभी आंकड़ा चेंज हो गया है। अभी पहले आप इसके इन चारों ऑप्शन के अनुसार जो है वो तो सही होगा हमेशा ही, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो भारतीय राज्य जो है पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु। अभी आंकड़ा चेंज हो गया, अब गुजरात पहले नंबर पर आ गया है पवन ऊर्जा में। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु चल रहा है, इन दोनों में टक्कर है अभी। तो हर साल आप लोग इनके आंकड़े देखते जाइएगा, ऊपर नीचे दोनों हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर भी कर्नाटक चल रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में। चौथे नंबर पर राजस्थान, ठीक है। तो लेटेस्ट आंकड़ा जो है गुजरात इस समय पहले स्थान पर चल रहा है। अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, चौथे स्थान पर भारत आता है पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है और चौथे नंबर पर भारत आता है विश्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपडेट आप लोग
करंट अफेयर में हो जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भेल का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सभी आपकी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और इन सभी का, भेल का, सेल का, गेल का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। और भेल का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो भेल 1964 में बनी थी कंपनी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और आपसे पूछा जा रहा है फुल फार्म, तो फुल फार्म होगा इसका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फुल फार्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ा गया था। तो किस आंदोलन को जोड़ा गया, इन चार ऑप्शनों में से आपको डिसाइड करना है। तो सही ऑप्शन होगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो था वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में स्टार्ट किया था। तो इससे मुस्लिम भी साथ में आ गए गांधी जी के, और हिंदुओं का मैटर तो चल ही रहा था क्योंकि जलियांवाला बाग कांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया। तो इससे हिंदू एकता एक साथ आ गई। और खिलाफत आंदोलन जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो था टर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया था, इससे मुस्लिम नाराज हो गए थे, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग कांड और 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट भी आ गया था। तो इन तीनों के विरोध के साथ में असहयोग आंदोलन गांधी जी का काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया गया था असहयोग आंदोलन के साथ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। तो जहां पर सब्जियों में विशेषता रखेंगे वहां पर आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, उसे कहेंगे ट्रक फार्मिंग। इसकी शुरुआत अमेरिका यूएसए से हुई थी, क्योंकि अमेरिका में जहां पर सब्जियों का उत्पादन होता था वहां पर लाइन से ट्रक लगे होते थे, ठीक है। क्योंकि सब्जियां जैसे आपके निकलेंगी खेत से तो डायरेक्ट ट्रक में जाएंगी और ट्रक रात भर की यात्रा करेंगे और सुबह मंडी में पहुंचा देंगे सब्जी। तो नगरों में सब्जियों की मांग बढ़ने के कारण जो है ट्रक फार्मिंग तेज़ी से बढ़ी है। तो ट्रक एक रात में पूरी सब्जियां ताज़ी जो हैं वो सुबह पहुंचा देते हैं। तो इससे आपका ट्रक फार्मिंग इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सहकारी कृषि यहाँ पर लिखा गया है। तो कृषि संबंधी कार्य जो हैं लोग एक साथ मिलकर जब करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। मिश्रित खेती आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो एक से अधिक अगर फसल आप कर रहे हैं तो उसमें मिश्रित खेती मानी जाएगी, या फिर खेती के साथ अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं तो ये भी आपका मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन मिश्रित खेती पहले आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे, ये कथन था आपका गोविंद वल्लभ पंत का, ठीक है। इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन होगा, ये आपका साइंस से क्वेश्चन है। 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है mv। साइंस हमने ढेर सारे आपको कराई है, अभी भी आपको कराएंगे। तो यहाँ पर आपको मास दिया गया है 14 और वेग आपको दिया गया 28, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे 392 आ जाएगा। तो 392 कहाँ पर लिखा गया, kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो सही ऑप्शन संवेग कितना हो जाएगा 392। तो फार्मूला बस आपको आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन होगा, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आप जानते हैं कहाँ से निकलती हैं। तो जहाँ पर हम लोग ऊर्जा जहाँ पर होगा वहीं से आपकी ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन हो गया। ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं।
ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? पर्यावरण के लिए घातक हैं, इनसे पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये गैसें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा का क्षेत्र है। ऊर्जा मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जहाँ से हम लोग बिजली बनाते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर कोयले से ये सभी गैसेस निकलती हैं। तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो कि लगभग 26% जो हैं ये गैसों का उत्पादन करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, वो 16% इस प्रकार की हानिकारक गैसों को निकालते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है लगभग 14% जो हैं वो, जैसे हमारे ट्रक चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का है, ट्रेन भी चलती हैं डीजल से, तो उनसे जो गैसें निकलती हैं उनका परसेंटेज 14 है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया उत्सर्जक क्षेत्र में ऊर्जा आएंगी, जहाँ से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ पर से ज़्यादा निकलती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो रोलेट एक्ट में क्या लिखा गया था? मुकदमे के बिना कारावास कर दिया गया था। और कब आया था ये रोलेट एक्ट? 19 मार्च 1919। डेट याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें यह कहा गया था, इसके अनुसार किसी भी संदेह प्रति जो व्यक्ति होंगे उन पर बिना मुकदमा चलाए ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, मतलब ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना कोई आप दलील कर सकते हैं, ना कोई आप वकील रख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेज ने पकड़ लिया तो सज़ा होनी है और आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसके खिलाफ भी फिर गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन किया था, स्टार्ट कर दिया था 6 अप्रैल 1919 से, और फिर इन सभी को मिलाकर के एक बड़ा सा असहयोग आंदोलन खड़ा हो गया था। तो मुकदमे के बिना कारावास जो था वो मेन कारण था रोलेट एक्ट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन होगा, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई भी विशेषाधिकार नहीं है? तो आपको मालूम है हमारा संविधान जो है, हमने कई देशों से लेकर के अपने संविधान में कुछ बातें रखी हैं। तो संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना किसने की थी? तो हमने कई देशों से लिए हैं, 10 देशों से हमने लिए हैं। जैसे हमने अमेरिका से लिया, मौलिक अधिकार ले लिया, न्यायपालिका ले लिया है। ब्रिटेन से हमने आपकी संसदीय प्रणाली ले ली, और आपका आयरलैंड से ले लिया, नीति सिद्धांत ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ले ली है। जर्मनी से हमने आपातकाल ले लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुता का नारा लिया है। कनाडा से हमने ले लिया है संघात्मक व्यवस्था। रूस से हमने ले लिया मौलिक कर्तव्य। जापान से हमने ले लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका से हमने ले लिया संविधान संशोधन। इस प्रकार 10 देशों से हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो उसी की आलोचना जो है वो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी कि हमको अपने देश का जो संविधान है अपने अनुसार बनाना चाहिए, किसी अन्य देश से अडॉप्ट करके नहीं बनाना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला वाला। तो ये 40 क्वेश्चन आपके पिछले बार एनटीपीसी में पूछे गए थे, और इसमें हमने 33 क्वेश्चन आपको कराए हैं। 7 क्वेश्चन जो थे वो पुरानी करंट अफेयर से थे, तो उनको हम लोग छोड़ाते चल रहे हैं, क्योंकि अब वो डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 18-20 की करंट अफेयर अब जो अपडेट हो सकती हैं, जैसे इंडेक्स हो गए कुछ चीज़ें, तो उनको हम लोग आपका कर देते हैं। जैसे पूछा गया था कि ISSF में किसने स्वर्ण पदक जीता, और कौन सा वहाँ पर चीता मर गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब 18-20 के हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, और जो इस समय उपयोगी क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 33 क्वेश्चन में से अब आप लोग ये बताइए, क्या आप इनमें से 25 से 26 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर 25-26 हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आप मीडियम स्टूडेंट हैं। धीरे धीरे हम आपको 30 में 30, 33 में 33 जितने क्वेश्चन मिलेंगे पूरे आपको तैयार करा देंगे, क्योंकि रेलवे जो है अपने पिछले जो है 8-10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो रिपीट करके पूछता है। 8-10 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के आपके, वे तो रिपीट हो नहीं सकते हैं, और कुछ नए क्वेश्चन बनाता है तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इस सीरीज़ को आप लोग लगातार देखिए, हम आपको इसमें लगभग जीएस के क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपके लिए रीजनिंग की सीरीज भी चलेगी, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा,
और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्द आपको मिलेगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।